हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन से फीटस तक का सफ़र। तो हमने आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को सही सीक्वेंस में समझ लिया जाए तो फिर एम्ब्रियोलॉजी, प्रेगनेंसी और फीटस डेवलपमेंट अपने आप क्लियर हो जाता है कि मतलब एम्ब्रियो कैसे बनता है, क्या है, फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेन एम होता है न्यू लाइफ की शुरुआत करना, और यह काम दो स्पेशल सेल्स के थ्रू होता है। मेल बॉडी में से सेल को स्पर्म कहते हैं और फीमेल बॉडी में जो सेल होता है उसको ओवम बोलते हैं। यह दोनों सेल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स जैसे नहीं होते। मतलब आप इस बात को माइंड में रखो, जो स्पर्म है और ओवम है ये नॉर्मल बॉडी के सेल्स जैसे नहीं होते। मैंने ये बात पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी। जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन स्पर्म और ओवम में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब आधे क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म भी सेल है, ओवम भी एक सेल है, दोनों में आधे आधे क्रोमोसोम होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्यों होते हैं। मियोसिस डिवीज़न मैंने एक्सप्लेन किया था, याद करिए, डिफरेंस बताया था मैंने माइटोसिस एंड मियोसिस में। तो इसमें मियोसिस होती है, आधे आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। नेचर चाहती है कि जब स्पर्म और ओवम मिले तो बेबी जो बने उस बेबी में टोटल क्रोमोसोम की नंबर 46 ही रहें। ऐसा ना हो कि स्पर्म 23 लेकर आ गया, स्पर्म 46 लेके आ गया, ओवम भी 46 लेके आ गया, तो उधर ज़्यादा क्रोमोसोम हो गए, है ना, 92 के करीब क्रोमोसोम हो गए, तो फिर तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो इसलिए नेचर जो है वो चाहती है, नेचर कुदरती मतलब ये चीज़ है कि ओवम और स्पर्म में आधे आधे क्रोमोसोम हो, और जब वो मिले तो प्रॉपर तरीके से 46 क्रोमोसोम ही रहें, उससे ज़्यादा ना हो, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ज़रूरी है। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आप मतलब इस चीज़ को क्लियर कर लो कि ओवम और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं, मतलब जो स्पर्म है ओवम में जब फ्यूज़ कर जाता है जाकर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं कि स्पर्म में क्या होता है आगे, एक्रोसोम, या फिर ओवम में कौन सी लेयर होती है, जोना पेलिसुडा, या ना ये आपस में जब टकराती हैं फिर फर्टिलाइजेशन, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में होता है। मेरी बात सुनो, आप सबको पता होगा डायग्राम तो, कि फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, एक जगह होती है एम्पुला, एक इस्थमस होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पर्टिकुलर एक जगह पे होता है, उसका नाम होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। इस रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन गलत जगह पर हो जाए, जैसे फैलोपियन ट्यूब में ही एम्ब्रियो ग्रो होने लग जाए, तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टॉपिक मतलब अपनी जगह से हटके, मतलब मेरी बात को समझो। पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला के पास, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। एम्पुला और स्टमक जिस जगह पे मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, उस जगह को हम बोलते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट जो होता है वो मूव करके आकर यूट्रस में इंडोमेट्रियम लेयर में चिपक जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, वहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं हुई, गलत जगह पे जुड़ गया कहीं, मान लो फैलोपियन ट्यूब में ही जुड़ गया, तो फिर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जो मदर के लिए डेंजरस हो सकती है। मतलब इस बात को आप समझना, कई बार फैलोपियन ट्यूब फट भी जाती है ना। तो फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेकंड का इवेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि तुरंत हुआ फर्टिलाइजेशन, एक सेकंड में हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। कई स्पर्म्स ओवम के पास पहुंचते हैं, लेकिन नॉर्मली सिर्फ एक स्पर्म ही ओवम के अंदर इंटर करता है। जैसे ही एक स्पर्म इंटर करता है,
ओवम बाकी सब स्पर्म्स के लिए बंद हो जाता है। इससे इंश्योर होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझे? जैसे ही स्पर्म जाता है, ओवम को टच करता है, उसकी एक लेयर होती है ऊपर की, उसका नाम होता है जोना पेलिसिडा। ये लोअर स्पेसीज भी बैरियर भी होती है, मतलब किसी और स्पेसीज का स्पर्म हमारे ह्यूमन के ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन सी होती है, वो आप मैं बाद में समझाऊंगा अच्छे से। तो उसके बाद वो लॉक हो जाता है ओवम कि ताकि दूसरा स्पर्म अंदर ना चला जाए, है ना? ठीक है। तो स्पर्म के इंटर करने के बाद स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। इस फ्यूज़न के बाद क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है। जैसे ही स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ करते हैं, तुरंत ही 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्योंकि 23 तो स्पर्म लेके आया था और 23 कौन लेके आया था? ओवम लेके आया था। ठीक है, तो दोनों जुड़ के 46 बन गए। इसी मोमेंट पर एक नया सेल बनता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। आपने सुना होगा कि जब दोनों जुड़ जाते हैं तो एक नया सेल बनता है, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। यहीं पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, और यहीं से एक नई लाइफ ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक न्यू लाइफ आ गई, है ना? जाइगोट जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है ना? लेकिन यह सेल बिल्कुल इनएक्टिव नहीं होता। ये लगातार डिवाइड होना शुरू कर देता है, खूब तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। इस डिवीज़न में सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता, बल्कि एक सेल मल्टीपल छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होता है। इस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे, ये कोई ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है, ये सब पढ़ाया गया हुआ है आप लोग को एनसीईआरटी की बुक्स में, बाकी बायोलॉजी की बुक्स में, कि जब जो जाइगोट है, इसकी सेल्स जब अंदर डिवाइड होती हैं छोटी छोटी सेल्स में, तो जो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज के दौरान जाइगोट से बने हुए छोटे छोटे सेल्स को ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो जाइगोट है जब वो मल्टीप्लाई करने लगा, उसके अंदर छोटी छोटी सेल्स जब बन गई, तो उनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। जैसे जैसे क्लीवेज कंटिन्यू होता है, यह सेल्स एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज पर ही मतलब डेवलपिंग स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, इस स्टेज पर जैसे ही मान लो, कंफ्यूज मत हो, जाइगोट से क्या बनेगा? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर जब बार बार मतलब मल्टीप्लाई करता रहेगा, बड़ा होता जाएगा, तो जो एक ऑर्गेनाइज्ड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, उसको हम बोल देंगे एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपिंग स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो जो होता है यूट्रस में पहुंचता है और यूट्राइन वॉल से चिपक जाता है। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम होती है उससे चिपक जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, जब एम्ब्रियो बच्चेदानी की यूट्रस की अंदर की लेयर जो है एंडोमेट्रियम, उससे चिपक जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। मतलब ये बोल दो कि एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो गया है ना? इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाती है, मतलब पूरे तरीके से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। अगर इम्प्लांटेशन सही से ना हो तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाता। समझ रहे हो ना? जो भी मदर होती है वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाती। मान लो सही से अगर सही जगह जुड़ ही नहीं पाया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है ह्यूमन की डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव स्टेज होता है। इसीलिए मतलब कहते हैं कि भैया माँ का बहुत ख्याल रखो, है ना? मतलब बहुत शुरू में ध्यान देना पड़ता है ना? इस स्टेज में बॉडी का बेसिक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। जैसे बच्चा जो है उसका जो एक बेस होता है, बेस ब्लूप्रिंट, कि भैया ऐसा मतलब रेडी हो गया है ना? इसी टाइम पर ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, हार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाती है, और हाथ पैर का इनिशियल बड निकलने लगते हैं। बड मतलब क्या? छोटे छोटे नहीं होते हैं दाने, ऐसे मतलब निकल जाएंगे बाहर। इस स्टेज में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन और ड्रग एक्सपोजर हो गया बच्चों, तो यह एक सीवियर मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाएगी, है ना? मतलब ये है कि मान लो किसी बच्चे को मतलब सही तरीके से नहीं नहीं बन पाया वो, कोई मान लो
माता ने कोई ड्रग खा ली, मदर ने कोई दवा खा रही है वो, या अल्कोहल यूज़ कर रही है, या कोई मेडिसिन खा रही है, या अच्छे से खाना नहीं खाती है, ढंग से अपना ध्यान नहीं रखती, उसको न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो गई, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पर सीरियस इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ में डॉक्टर न्यूट्रिशन, फॉलिक एसिड और प्रॉपर केयर पे ज़्यादा ध्यान देता है। देखना आप लोग, जब भी कोई मदर प्रेग्नेंट होती है उसको बोलते हैं फॉलिक एसिड ज़्यादा खाओ, फॉलिक एसिड की टैबलेट खाओ, बाद में DHA दे देते हैं खाने के लिए, उसी के साथ में हार्मोन की टैबलेट्स होती हैं यूट्रस को मजबूत करने के लिए, है ना, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स दी जाती हैं, है ना। ये आप देखना, माँ को बोला जाता है अच्छा अच्छा खाना खाओ, प्रोटीन डाइट लो, है ना। जैसे जैसे एम्ब्रियो का बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, एम्ब्रियो को फीटस कहा जाने लगा था। मतलब जैसे ही मान लो कोई एम्ब्रियो है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ गया, एक शरीर टाइप का, मतलब एक ले लिया उसने आकार, उसको फिर हम फीटस बोलते हैं, ठीक है। फीटस स्टेज में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट और मैचुरेशन होता है, ठीक है। जैसे ही डेवलपमेंट होगा ऑर्गन बनेंगे बच्चे में, धीरे धीरे सारे ऑर्गन बनने लग जाएंगे, मैच्योर होगा वो। जो ऑर्गन एम्ब्रियो स्टेज में सिर्फ बेसिक फॉर्म में बने थे, फीटस स्टेज में वही ऑर्गन फंक्शनल और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो बन रहा है ना, तो अगर मान लो एम्ब्रियो जब, इसीलिए कहते हैं ना, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उस पर माता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मान लो उस समय जो ऑर्गन बने हुए हैं, तो फीटस के टाइम पे ना वही ऑर्गन फंक्शनल स्ट्रांग बनते हैं, बाकी मतलब वेस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ ख़राब बन जाता है बच्चा। आप देखो किसी किसी का क्या कहते हैं, बीमारी होती है स्पाइनल बेफुडा करके, उसमें स्पाइनल डेवलपमेंट नहीं होता, कोई और डिजीज़ आ जाती हैं, किसी में माइक्रोसिफिलिया आती है, किसी में मैक्रोसिफिलिया आती है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, है ना, बहुत सारे होते हैं। किसी में तो रिब्स फ्यूज़ नहीं हो पाते, मतलब कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, मतलब आगे हार्ट बाहर की तरफ होता है, एक्टोपिक हार्ट होता है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, है ना। किसी का हाथ ही नहीं बना होता है, किसी का पैर ही नहीं बना होता है, किसी का क्लेफ्ट, आपने लिप देखा होगा ऊपर से कटा होता है ना, जो होंठ होता है वो भी नहीं बना होता। इसलिए प्रेगनेंसी में जो होता है, टोटल ड्यूरेशन जो होती है लगभग 9 महीने की होती है। अर्ली मंथ में ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, मिडिल मंथ में फीटस की साइज बड़ी होती है, और मदर को बेबी के मूवमेंट महसूस होने लग जाते हैं, है ना। शुरुआत के टाइम पे बच्चे का ऑर्गन बन रहा होता है, और कुछ बीच के महीनों में बच्चे की साइज़ बढ़ रही होती है, तो माँ को महसूस होता है कि भैया पेट में बच्चा है, लात मार रहा है, कहते नहीं है लात मारा। इस स्टेज पर हार्ट बीट क्लियरली सुनाई देने लगती है, और लास्ट मंथ में फीटस का वेट गेन होता है, और उसके फेफड़े बनते हैं, उसका दिमाग मैच्योर होता है, फीटस डिलीवरी के लिए एकदम रेडी हो जाता है आखिरी के महीनों में, ठीक है। उसका सारा अंग बन चुका होता है, ठीक है। मेरे को लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नर्सिंग और मेडिकल फील्ड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पूरा प्रोसेस समझना बहुत ही ज़रूरी है, था, ठीक है। क्योंकि आप लोग को जो प्रीनेटल केयर होती है, बच्चों का ध्यान देना होता है, फीटल मॉनिटरिंग होती है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जो होती है ना, उसका असेसमेंट करना आपको आ जाएगा, ठीक है। और सारा कुछ इस पे ही बेस होता है, ठीक है। इसी नॉलेज के थ्रू नर्सेज जो और डॉक्टर्स होते हैं ना, वो समझ पाते हैं कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या किसी स्टेज पर प्रॉब्लम हो रही है डेवलपमेंट में, है ना। इस पूरे प्रोसेस को अगर एक लाइन में समझाया जाए तो कहा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, और फीटस से ग्रेजुअली धीरे धीरे मैच्योर होकर बेबी बन जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को रैंडम या एक्सीडेंटल प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, कोई भी।